वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड ऑनलाइन क्लासेस। बीए एलएलबी ऑनर्स के कोर्स में लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम से जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 7th मॉड्यूल के अंदर एक टॉपिक है जो कि ए और बी कैटेगरी में उसमें बांटा हुआ है। उसी पर ये लेक्चर है जिसका नाम है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट के अंदर वहां पर कई टॉपिक्स दिए हुए हैं और वो टॉपिक खूब सारे दिए हुए हैं, लेकिन वो सब के सब स्टाइल शीट के अंदर ही कवर हो रहे हैं। अब ये स्टाइल शीट है क्या चीज? आप लोग अब तक जो प्रोजेक्ट बनाते आए हो वही स्टाइल शीट आप मान सकते हैं मतलब एक्चुअल में जो स्टाइल शीट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। अलग मतलब दिखने में तो वैसे ही होती है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं या जिस पर्पज से वो काम में लिया जाता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो जो एक्चुअल में होता है पहले वो बता देता हूं, उसके बाद में यहां पर शुरू करते हैं। देखिए, स्टाइल शीट या जो प्रोजेक्ट्स है ये सब रिसर्च करने के लिए काम में लिया जा रहा है। रिसर्च आप लोग भी करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, और एकेडमिक लाइन के अंदर अगर पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के अंदर भी रिसर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा लीगल रिसर्चर नाम से पोस्ट निकलती है जो प्राइवेट कंपनीज में निकालती है, सरकारी कंपनी के अंदर, सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी होती है और हाई कोर्ट के अंदर भी होता है। लीगल रिसर्चर नाम से एक अलग से पोस्ट निकलती है। तो ये सब के सब जो रिसर्च कर रहे होते हैं, ये रिसर्च के अंदर जो मैटर लिखा जाता है, जिस शीट पर लिखा जाता है, उसको हम स्टाइल शीट कहते हैं। ठीक है। एक्चुअल में स्टाइल शीट क्या है कि जो रिसर्च लंबी प्रॉपर रिसर्च होती है उसका प्रपोजल प्लान होता है, वो उस पर लिखा जाता है। अब प्रपोजल प्लान क्या है? तो प्रपोजल प्लान मतलब कि आप टोटल जो रिसर्च करोगे उसमें क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, उसमें क्या होगा। मतलब अभी आपने कुछ किया नहीं है, ठीक है, आप कुछ करोगे, आपका ये टॉपिक है, उसके बाद में आप ऐसा करोगे, उससे ये कंक्लूजन निकलना चाहिए एक्चुअल में। दिस इज ए प्रपोजल। हाइपोथेसिस की बात नहीं कर रहा, हाइपोथेसिस डिफरेंट थिंग है। वो रिसर्च जो मेन रिसर्च होगी उसके लिए स्टार्टिंग की बात आती है, लेकिन उसका ओवरऑल एक ब्रीफ जो रिसर्च होती है हम उसको कह सकते हैं स्टाइल शीट के अंदर हम लिखते हैं। दैट इज स्टाइल। तो जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इसको मैं इसमें इंक्लूड क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि स्टाइल शीट, या दूसरे शब्दों में कहते हैं मिनी प्रोजेक्ट, तो आप लोग जो बनाते हैं वो मिनी प्रोजेक्ट है जो बहुत ही छोटा सा पतला सा होता है ना। तो ये मिनी प्रोजेक्ट ही है। एक्चुअल में जब आप पीएचडी की थीसिस देखोगे या एलएलएम के अंदर डिसर्टेशन होता है तो दैट इज आल्सो रिसर्च। तो जब वो किया जाता है तो वो काफी मोटा मोटा बनता है ना। तो वो एक अलग ही लेवल होता है। रियल में प्रोजेक्ट वही होता है। तो आप लोग जो बना रहे हैं वो एक मिनी प्रोजेक्ट है। जो आप लोग जो मैंने देखा है वो करीब करीब 10 पेज भी मुश्किल से होते हैं, नहीं होते इतने भी। तो ठीक है, तो दैट इज स्टाइल शीट। अब आपके सिलेबस के अंदर कई वर्ड्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, जैसे कि स्टाइल है, टेंस है, वर्ड्स, स्पेलिंग, यूजेजेस, लीगल टर्म्स, ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स भी इसमें सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है आपके, और मैंने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहां पर लिखी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे फुल स्टॉप, कोमा, कोलन, ये आपके सिलेबस में है। एक्सक्लेमेटरी साइन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क आपके सिलेबस में नहीं है। राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कोटेशन मार्क भी है, सेमीकोलन भी आपके सिलेबस में है। एपोस्ट्रोफी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। डैश हाइफन भी यहाँ इंक्लूड किया है। इन सब के ऊपर आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमने जैसे स्टाइल शीट को समझा है, स्टाइल इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया है। तो स्टाइल क्या चीज है? स्टाइल मतलब एक आउटलुक, ठीक है। जैसे कि फिल्मों में होता है, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस जो स्टाइल मारते हैं तो मतलब वो एक तरह से शो ऑफ कर रहे हैं, अपना आउटलुक दिखा रहे हैं कि भाई मैं ऐसा करता हूं, है ना, मैं तो ऐसी हूं वैसी हूं, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो प्रोजेक्ट दिखने में अच्छा लगे, उसके लिए कुछ तरीके हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, वही स्टाइल होती है और कुछ नहीं। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तैयार करने की, तो वो 2 तरीके से तैयार होते हैं जो आप लोग करते हैं। मिनी प्रोजेक्ट या तो लिखकर आप लोग देते हो या फिर टाइप करके देते हो।
लिख कर रहे हो तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब वही ना कि आउटलुक अच्छा हो, ठीक है, राइटिंग अच्छी हो, आपने तरीके से लिखा हो, ऐसा नहीं है कि आप तो पढ़ सकते हो दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता, तो वो कोई काम का नहीं रहा। ऐसे ही अगर टाइप करके दे रहे हो तो उसके अंदर टाइपिंग कहाँ होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ही होगा। और 21वीं सदी में सन 2020 चल रहा है, तो ये मान के चलते हैं कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होगा, और फिर आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट भी रहा है तो आपको कंप्यूटर का कम से कम बेसिक नॉलेज तो आता ही होगा, और टाइपिंग तो आती होगी, इतना तो आता ही होगा, ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो उसका जो वर्ड फॉन्ट है, वर्ड टाइप है, कलर है वर्ड का या पेज का भी होता है, तो वो सब की सब चीजें कम से कम ऐसी हो जो दिखने में अच्छी लगे। दिखने में अच्छी कैसे लगेगी, एक एक चीज देते हैं। जैसे कि वर्ड का टाइप, आपने वर्ड का टाइप ऐसा यूज किया है जो बड़ा ही अटपटा सा है, ऐसा नहीं है कि वो काम भी नहीं आता, अपनी जगह काम में आता है, लेकिन प्रोजेक्ट जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो मिनी हो या बड़े हो, प्रोजेक्ट के अंदर राइटिंग, वर्ड्स जो राइटिंग होती है वो बहुत ही सीधी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जो कर्सिव राइटिंग होती है वो हम यूज में नहीं करते हैं, ठीक है ना। कर्सिव राइटिंग इज नॉट यूज्ड इन प्रोजेक्ट। कर नहीं सकते क्या, करने को दिक्कत नहीं है, सवाल यह है कि वो अटपटा लगता है, अजीब लगता है। और स्टाइल के अंदर हम बात करते हैं कि आउटलुक अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर कपड़े पहन के आता हूं तो मैं यहां पर शर्ट और पैंट में हूं, मैं बरमूडा पहन के भी लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन वो अटपटा लगेगा, ठीक है ना। इसलिए स्टाइल ये कहती है कि आप अच्छे दिखें, आपका प्रोजेक्ट अच्छा दिखे, उसके लिए जो एप्रोप्रिएट तरीका है, जो एप्रोप्रिएट चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट हमको अच्छा दिखाना है, ठीक है। अच्छा, स्टाइल के अंदर और क्या आएगा, स्टाइल में मैंने कहा वर्ड, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज वो आपके लेजिबल हो, कम से कम दिखे तो सही, विजिबल। आपने उसके अंदर चूज कर लिया 8 नंबर, अब 8 नंबर इतना छोटा होता है, माइक्रोस्कोप यूज करके थोड़ा दिखेंगे हम, ठीक है। तो जो सबमिट करने वाली अथॉरिटी होती है, जिसके यहां सबमिट किया जाता है, चाहे आपके टीचर्स हों या इन फ्यूचर आपको गाइड भी मिलेंगे इसके लिए, तो वो उसको आराम से देख सकें, ठीक है ना। तो फॉन्ट साइज कितनी हो इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली जो फॉन्ट साइज होती है वो मिनिमम 12 होती है, मिनिमम 12 होती है। और ये बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आप उसमें 18 या 20 का चूज करके बैठे हैं और लिख रहे हैं, तो वो फिर आपके पेजेस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और ये बहाना नहीं चलेगा कि आपने पेजेस बढ़ाने के लिए इतना साइज बढ़ा दिया, पेज तो बढ़ गए। बात पेज बढ़ाने की नहीं है, बात तरीके की है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टाइल की। स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब अच्छी, फुहड़ता की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फैशन करिए, मॉडर्न फैशन करिए, लेकिन फुहड़ता में और फैशन में फर्क होता है। तो वैसे ही यहां पर आपने जो साइज चूज की है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही बेकार लगती है, लेजिबल हो, विजिबल हो, ठीक है। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड है कि भाई ठीक है मिनिमम 12 रखते हैं, 14 भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, 12-14 ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने की होती है, वो ये है कि जब हम वहां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज चूज करते हैं, तो अगर हमने फॉन्ट टाइप के अंदर फॉर एग्जांपल कैलिब्री चूज किया है, तो कैलिब्री में फॉन्ट साइज 12 चूज की है तो वर्ड की साइज अलग दिखेगी। ऐसे ही फॉन्ट साइज 12 के अंदर ही हमने टाइप में टाइम्स न्यू रोमन चूज किया है तो फॉन्ट साइज अलग दिखेगी, छोटी या बड़ी जैसी भी, ठीक है ना। इसलिए आपको ही तय करना होता है कि वो जब प्रिंट हो जाएगा पेज तो क्या वो विजिबल होगा, और वो इजीली विजिबल होना चाहिए, जोड़ लगा कर नहीं, ठीक है। ऐसे ही कलर, स्टाइल में कलर भी आता है। तो देखो कलर का थोड़ा ये है हिसाब किताब कि कलर किसी भी फॉन्ट का
अलग से नहीं बनाया जाता तब तक जब तक कि डायरेक्शन ना दे दिया जाए। अगर आपको अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिया है कि पर्टिकुलर वर्ड इस कलर में होना चाहिए, या हेडिंग इस कलर में होना चाहिए, या जो लोगो आपने लगाया है वो इस कलर में ही हो, तो आपको उस कलर में करना है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है। लेकिन जब तक इस तरह के डायरेक्शन नहीं दिए जाते हैं तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट का ही यूज करना है। अब इसमें ब्लैक क्या हो, व्हाइट क्या हो, ये भी सवाल हो सकता है किसी के दिमाग में। वैसे तो ये जनरल सी बात है। तो देखो ऐसा है कि जो हम शीट यूज में रहते हैं वो व्हाइट होनी चाहिए, और जो वर्ड्स हैं वो ब्लैक कलर के होने चाहिए। ठीक बात है। अब ये सवाल भी खड़ा हो सकता है कि सर हम पेपर साइज क्या रखें, A4 रखें या लीगल रखें या क्या रखें? तो देखिए, जब तक कि डायरेक्शन ना हो तब तक आपको जनरल स्टैंडर्ड जो है वो है A4 साइज। अगर डायरेक्शन ही है कि लीगल में करो तो लीगल में करना है। जैसे कि जब आप एडवोकेट बन जाएंगे, कोर्ट में आपकी फाइलें पेश होंगी, तो वहां पर डायरेक्शन है कि आपको जो फाइल पेश करनी है वो लीगल में करनी है, A4 में नहीं करनी। अगर A4 में करोगे डिफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें स्टाइल की हैं। तो स्टाइल हमने कवर कर लिया है, मैं इसको टिक कर देता हूं। नेक्स्ट इसमें टेंस है, इसको हम थोड़ी देर में करते हैं। वर्ड्स, स्पेलिंग, यूजेजेस, और चलो लीगल टर्म्स भी दे देते हैं। इन सबको हम साथ में देते हैं काम। वर्ड्स का कितना अहम योगदान है, मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। वैसे एक्चुअल में छोटा नहीं है, एक्चुअल में तो ये बहुत 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 बड़ा है। ठीक है ना। ये सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए कि वर्ड्स अगर आपने एप्रोप्रिएट यूज नहीं किए हैं, या आपने कुछ वर्ड्स मिस कर दिए, या आपने रिपीटेशन ऑफ वर्ड कर दिया जिसका कोई सेंस ही नहीं बैठता, तो ये बहुत ही अटपटा लगता है, बहुत बेकार लगता है। और अगर एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो एग्जाम के अंदर भी अगर आप ऐसा करते हो, कोई आंसर लिखते हो और उसको बार बार रिपीट कर रहे हो और ध्यान जाता है एग्जामिनर का, तो ये गलत इंप्रेशन डालता है। आंसर आपने सही लिखा है, वहां तक सही है, लेकिन इंप्रेशन गलत पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जहां पर लिबरल मार्किंग करता आपको, वो नहीं करेगा। और यही बात अगर हम प्रोजेक्ट में करें तो ये बड़ा ही अट्टा लगता है। अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर स्टाइल, इट अफेक्ट्स योर स्टाइल, और स्टाइल नहीं बिगड़नी चाहिए। ठीक है। तो वर्ड्स का बहुत अहम योगदान है। अब स्पेलिंग, तो स्पेलिंग सही होगी तो अच्छा लगता है, गलत स्पेलिंग होगी तो फिर उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है। ठीक है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहां दो वर्ड्स लिखे हैं, रेक्टिफाई और रेटिफाई। ऊपर वाले की स्पेलिंग है RECTIFY, रेक्टिफाई, और नीचे वाले की स्पेलिंग है RATIFY, रेटिफाई। अगर आपने बिना ध्यान दिए आपने बस यूं ही लिख दिया जल्दबाजी में, तो क्या मीनिंग चेंज हो सकता है। कैसे? देखो, रेक्टिफाई करने का मतलब होता है सुधार करना। आपने कोई गलती की, आप उसको सुधार करोगे, मीन्स यू विल रेक्टिफाई दैट। और नीचे वाला रेटिफाई, तो रेटिफाई करना मतलब कि किसी चीज के लिए सपोर्ट करना, हां भरना। कैसे? वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि कोई मेरा एजेंट है, उसको मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा काम कर देना, उसने वो काम तो किया ही, उसने उसके बियॉन्ड जाकर कुछ और भी कर दिया। तो मेरी जिम्मेदारी किस हद तक? जहां तक मैंने कहा। लेकिन अगर वो उस काम को जो उसने बियॉन्ड किया है, अगर मैं उसको ये कहता हूं कि हाँ भाई ठीक है, जो इसने किया वो सही है, मेरी तरफ से किया है, मैं उसको बोलना भूल गया था, इसने कर दिया, मतलब क्या? मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं उसके स्टेटमेंट को, यानी कि मैं नीचे वाला रेटिफाई कर रहा हूं। मैं रेक्टिफाई नहीं कर रहा, मैं रेटिफाई कर रहा हूं। उसने कुछ गलत होना किया है, किया सही है, मेरे फायदे के लिए किया है, लेकिन मैं उसको रेटिफाई कर रहा हूं अब। ठीक है। तो स्पेलिंग का बड़ा ही महत्व है, वर्ड्स का बड़ा महत्व है। और एक जो वर्ड आता है यूजेजेस। यूजेजेस मतलब ये कि कोई भी वर्ड आपको कहां यूज करना है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको हम यूजेज बोलते हैं।
प्रणाली, हिंदी में तरीका। तो इसके लिए जो दो फैक्टर काम आते हैं वो है एक तो नॉलेज और दूसरा है आपका एक्सपीरियंस। नॉलेज की इस तरह का एक वर्ड होता है जो यूज में आना चाहिए, लेकिन उसका सिनोनिम भी तो है या उसके सिमिलर एक दूसरा वर्ड है, उसका ही मीनिंग यही होता है। तो अब इसमें से कौन सा यूज करें, ये नॉलेज नहीं, ये एक्सपीरियंस होगा आपका, ठीक है ना। कई बार एक्सपीरियंस नॉलेज से थोड़ा सा बियॉन्ड जाके काम करता है, तो वहां पर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों रखकर आपको इस्तेमाल करना है उस वर्ड का कि वो वर्ड वहां पे काम आएगा भी या नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम बात करते हैं कि किसी ने कोई अपराध कर दिया, मतलब उसने एक अनलॉफुल एक्ट कर दिया जो कानून की नजर में नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, तो ये एक अनलॉफुल एक्ट है, ऑफेंस कर दिया, गलत भी है। तो अब वो एक ऑफेंडर कहलाया। लेकिन अगर दूसरे वर्ड्स इसके जो साथ साथ में चलते हैं, जैसे कि एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड है, तो ये भी इसके ही जैसे मीनिंग रखते हैं। जैसे कहा है, एग्जैक्ट ये नहीं होता है, क्योंकि ऑफेंडर है, उसने भी ऑफेंस किया है, एक्यूज ने भी ऑफेंस किया होगा, हमें नहीं पता, कन्विक्टेड उसने भी ऑफेंस किया है, लेकिन मान के चलते हैं चलो ठीक है एक्यूज ने ऑफेंस किया होगा तभी वो कन्विक्ट होगा। तो अब इन तीनों वर्ड्स में फर्क क्या है? फर्क है, और ये फर्क जब आपको पता होगा तो ही आप उस एप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करोगे वहां पर अपने सेंटेंस के अंदर। और ये बात सिर्फ यहां इस टॉपिक के लिए नहीं है, ये बात आपके हर सब्जेक्ट के हर आंसर के लिए काम आएगी, ये बात आपकी पर्सनैलिटी के लिए काम आएगी, और ये बात आपकी लाइफ के लिए भी काम आएगी। वेदर यू आर इन योर होम, वेदर यू आर इन सोसाइटी, वेदर यू आर इन कोर्ट, वेदर यू आर इन कॉलेज, कहीं पर भी हो, तो आपको अपने वर्ड्स सोच संभल कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो आपके आंसर शीट हो, चाहे वो आपके डेली रूटीन की लाइफ हो। अच्छा, तो ये यूजेस जो हैं ये आपको आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर ही पता चलेगा। लीगल टर्म्स, तो लीगल टर्म्स जैसे अभी मैंने बात की, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड या लोकस स्टैंडर्ड, ये सब लीगल टर्म्स है जो आपने सीखी होंगी, आपके सिलेबस में लीगल टर्म्स खूब आती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे उनको तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि लीगल टर्म्स कौन सी होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वो एकदम अलग लेक्चर होगा और वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो लीगल टर्म्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि ये सब चीजें आपको पता होंगी तो ही आप यूजेस के ऊपर फोकस कर पाओगे ढंग से, ठीक है। और अल्टीमेटली यही आपकी स्टाइल को सही बनाएगी। तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये आपकी स्टाइल शीट को, आउटलुक को बहुत ही अच्छे तरीके से शो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी चीजों पे ध्यान दें, और अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो ये आपके इस बार के प्रोजेक्ट्स और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप जितने बनाओगे उन सबके लिए ही कामगार होगा। अच्छा, इसके अंदर बीच में एक वर्ड है टेंस। ये टेंस ने जितनी टेंशन दी है स्कूल में बच्चों को, उतनी शायद किसी ने भी नहीं दी होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। ये तो सबको पता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है, लेकिन कब, कहां, कौन सा यूज किया जाए। खास तौर पर होता क्या है कि सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर तो जनरली सभी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके आगे अटक जाते हैं कि वाज या वर्ड लगाएं या बी लगाएं या बीन लगाएं, नहीं लगाएं, क्या करना है, उसमें बड़ी माथा बची रहती है। तो मैं आज आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इसी तरीके से बता रहा हूं। ये तरीका मैंने खुद ने इजाद किया था जब मैं स्कूल में था, क्योंकि मुझे पहले नहीं पढ़ता था, तो मैंने खुद ने इसके ऊपर मेहनत की है, इसलिए मुझे आज तक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने साल हो गए। तो आप भी इसको अच्छी तरह से इसको ऐसे ही देखें, दोबारा कभी उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेंस को, और ऐसा कैसा छप जाएगा। इस वक्त मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके पास से कॉपी होगी, कॉपी और पेन निकाल के रखें, और उसके अंदर आप तीन रो बनाएं एक टेबल के अंदर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हेडिंग डाल लीजिए। उसके इधर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आप 4 इधर भी बना दीजिए, ठीक है ना। ऊपर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, इधर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसके आगे आपको कुछ कुछ मेंशन करना है, तो करना क्या है, सिंपल के आगे पास्ट में लिख दें पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब जनरली उसमें ईडी लगता है, जनरली सब में ही लगे, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन शॉर्ट जो सही बात है वो ये है कि उस वर्ब की
पास्ट फॉर्म काम में आएगी। जैसे ब्रिंग है तो उसका ब्रोट आ जाएगा, गो है उसका वेंट हो जाएगा, से का सेड हो जाएगा। वैसे तो कोई काम पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट टेंस उसकी सेकंड फॉर्म हमने मेंशन कर दी। वही काम अगर प्रेजेंट में हो रहा है अभी, लेकिन अभी हो रहा है नहीं कहूंगा मैं, प्रेजेंट टाइम में होता है, लगातार होता है वो, ठीक है ना, डेली होता है, आए दिन होता है, तो इसका मतलब वर्ब के अंदर हमें ऐसे ईएस लगाना है। बाकी सेंटेंस आप बना सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि टेंस का मतलब यहां पर खास तौर पर वर्ब और उसके यूज के ऊपर ही है, ठीक है ना। टेंस मतलब सेंटेंस बनाने से नहीं होता है, ये एक गलत कंसेप्ट इजाद किया हुआ है स्टूडेंट्स के दिमाग में बचपन से ही। टेंस, इसको हिंदी में आपने सुना होगा काल बोलते हैं, तो काल मतलब क्या, टाइम, कि अब का है या पहले का, आगे आने वाले का। तो ये सेंटेंस पे असर तो डालता है, लेकिन ये असर डालेगा वर्ब के यूज से, ठीक है ना, कि आपने वर्ब किस तरह से यूज किए। तो प्रेजेंट टेंस सिंपल में मतलब कोई काम डेली हो रहा है, तो डेली हो रहा है तो उसके अंदर आपको एस या ईएस लगा के वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। जैसे गो है, आप जाते हो स्कूल रोजाना या कॉलेज रोजाना जाते हो, तो आई गो टू कॉलेज, प्रेजेंट टेंस यूज करना है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको सभी जो वर्ब्स हैं, जितने भी वर्ब वाले वर्ड होते हैं, उनका पास्ट और प्रेजेंट पता होना चाहिए, और पास्ट पार्टिसिपल भी, ठीक है ना। तो तीनों फॉर्म आपके पता होना चाहिए आपको, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तभी आके आप कहीं पर इसको समझ पाओगे। और वो सब मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला नहीं हूं, ठीक है। उसके लिए आप स्कूल की कोई भी बुक उठाइए और आराम से पढ़ सकते हैं। और यही काम अगर फ्यूचर में होगा तो आप क्या करोगे, शैल या विल लगा दोगे, लेकिन वर्ब से पहले। जैसे कि यू विल कम टू कॉलेज ऑन दिस डे इन फ्यूचर, और यहां पर शैल और विल का इस्तेमाल भी मायने रखता है। जब आई और वी वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं तो फिर वहां पर शैल आता है और बाकी सबके साथ में विल आता है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, आई और वी के साथ में विल भी आ सकता है। जब आप कहते हैं कि निश्चित रूप से यह काम होगा, आई शैल गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊंगा, ठीक बात है, ना जाऊं तो क्या। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई विल गो टू कॉलेज, मतलब निश्चित रूप से जाऊंगा मैं कॉलेज, अब वहां पर आपको डेफिनेटली वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। वो आई के साथ विल लगा दिया, मतलब वो उसका उल्टा असर ही करेगा कि हाँ आप निश्चित रूप से कॉलेज जाओगे। ऐसे ही विल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएगा, ही विल गो टू कॉलेज। लेकिन आप ही शैल गो टू कॉलेज भी लिख सकते हो, तब जब आपको पता है कि वो कॉलेज जाएगा ही जाएगा, ही शैल गो टू कॉलेज, ठीक है। जब हम लीगल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर विल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पर शैल या मे, इन दो वर्ड्स का ही आपको हमेशा यूज मिलेगा, विल वर्ड का इस्तेमाल मिलेगा ही नहीं आपको। और वहां पर जो शैल वर्ड किया जाता है काम में, उसका मतलब डेफिनेटली ही होता है, ठीक है ना। वहां पर विल का मतलब नहीं होता है, वहां पर विल की जगह मे काम ले देते हैं, ठीक है ना, कि हो भी सकता है नहीं भी हो। ऐसे ही पास्ट टेंस में, कि अगर पास्ट टाइम में कोई काम किसी रेंज टाइम में हो रहा था उस वक्त, तो वहां पर हम वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस में। तो आप कंटिन्यूअस के अंदर पास्ट में लिख दें वाज या वर, कि आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, वॉज गोइंग। अच्छा, होता क्या है, एक चीज ध्यान रखो कि कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें जो भी वाज वर या इज एम आर या शैल या विल बी लगेगा, ये हमेशा वर्ब से पहले ही लगेगा, और जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग, वॉज गोइंग, ठीक है, या यू वर गोइंग तो यू वर गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, उसके अंदर इज या एम या आर होता है, और मेरे ख्याल से ये आप जानते होंगे कैसे कैसे होता है। तो इसमें भी उसके बाद में ही फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे कि वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग, आर ईट आईएनजी लग गया, आर ईटिंग, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा कि इस कंटिन्यूअस टेंस में चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का, फ्यूचर का हो, सिंपल सा फंडा है। बस आप ये ध्यान रखो कि इधर वाज वर आता है, इधर इज एम आर आता है, ठीक है, और ऐसे इधर शैल या विल के साथ में बी लग जाएगा बस, ठीक है ना। और उसके बाद जो फॉर्म आएगी वर्ब की, उसमें आईएनजी लग जाएगा तीनों में, ठीक बात है, इजी है। ये शैल विल के साथ में बी है, बी ई बी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ही विल बी गोइंग देयर, वो वहां जा रहा होगा,
ही विल बी गोइंग, तो विल बी गोइंग, ठीक है। ऐसे ही परफेक्ट में आते हैं, तो परफेक्ट मतलब पास्ट का भी पास्ट टाइम, और इसके अंदर चाहे वो पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही काम में आती है। तो मैंने जैसा कहा कि आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ही आप इसको समझ पाओगे, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आती है, चाहे परफेक्ट टेंस पास्ट का हो या प्रेजेंट का या फ्यूचर का। बस इतना सा है कि पास्ट के अंदर हम HAD हेड काम में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव काम में लेते हैं। हैज जो है वो सिंगुलर के लिए काम में लिया जाता है और हैव प्लूरल के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन आई और वी इसके एक्सेप्शन है, ठीक है ना। आई हैव, मैं अकेला हूं लेकिन फिर भी हैव लगाता हूं, ठीक है ना। तो अपने लिए कुछ ज्यादा मांगो, आई हैव, वी के साथ हैव आएगा, ठीक है, वी ग्रुप है, ज्यादा है। और फ्यूचर परफेक्ट में भी शैल विल के साथ में हैव लग जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हैज नहीं लगेगा, यहां हैव ही लगेगा। और ये तीनों की तीनों जो वर्ड्स काम में आते हैं, ये वर्ब से पहले ही काम में आते हैं। जैसे कि मैं 2 दिन बाद तक ये काम कर चुका हूंगा, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड, मैं कर चुका हूंगा, ठीक है। ऐसे ही पास्ट का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि यहां पर जो हमने परफेक्ट में हेड काम में लिया था, उस हेड के आगे बीन लगा देना है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यहां पर जो हमने हैज या हैव काम में लिया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके आगे भी बीन लगा देना है। और ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसके अंदर हमने यहां पर जो शैल या विल के साथ हैव काम में लिया था, उसके साथ में बीन लगा देना है। यानी कि ये बात तो साफ है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, आपको परफेक्ट वाला जो आपने काम में लिया था उसके आगे बीन लगाना है, BEEN, बीन। तो बस हो गया, इजी है। तो ये तो आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन एक्सपीरियंस, मैंने कहा कि एक्सपीरियंस ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको सेंटेंस बना के देखने होंगे। इसके लिए आप मार्केट से या ऑनलाइन भी जो है ग्रामर की कोई भी बुक प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस बुक आती है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं और आंसर आपको देने होते हैं। ओके, तो आई होप कि टेंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारी कैटेगरी है वो है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इजी है, लेकिन इसका इस्तेमाल, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स का तो सोसाइटी में सभी को आता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सबको नहीं आता है। और इसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ही रफ तरीके से होता है, कोई ध्यान भी नहीं देता, ठीक है ना। इसलिए कि भाई मीनिंग तो समझ में आ ही रहा है ना। बात मीनिंग की नहीं है, बात है तरीके की। अल्टीमेटली आपकी स्टाइल अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी स्टाइल अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर, अच्छा पंक्चुएशन मार्क्स का यूज क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स चाहे फुल स्टॉप हो, कोमा वगैरह कुछ भी हो, तो इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है कि जो मीनिंग है वो एकदम सही मीनिंग आए, दूसरा मीनिंग नहीं आए, ठीक है ना। तो हम फटाफट देख लेते हैं, बहुत इजी सा है। तो फुल स्टॉप, डॉट लगाते हैं जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है। कोमा, आपको पता ही है कि एक से आप कोई सीरीज बता रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने कहा कि मेरे पास कैप है, पेन है, गूगल है, तो कोमा लगा के बता रहा हूं, ठीक है ना। यहीं पर अगर मैं कैटेगरी चेंज कर देता हूं कि भाई मेरे पास में जो है व्हाइट पेन है, मेरे पास ब्लैक पेन है, मेरे पास रेड पेन है, तो मैं लगा रहा हूं कोमा। फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास में शर्ट भी है, जीन्स भी है, तो अब यहां पर मैं बीच में, जहां पर मैं दूसरी कैटेगरी स्टार्ट करूंगा कपड़ों की, तो कपड़ों की कैटेगरी स्टार्ट करने से पहले मैं लगाऊंगा सेमी कोलन, डॉट और कोमा, ठीक है ना। ऐसे ही कोलन, कोलन मतलब ये 2 डॉट होते हैं, ये बताने के लिए होता है कि आप आगे क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां लगाया पंक्चुएशन मार्क के आगे, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से, ये वाले, तो मैंने कोलन लगाया कि ये वाले, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी साइन, डंडा और उसके नीचे डॉट, आपको जब आश्चर्य होता है। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है, क्वेश्चन। और इसको मान लेते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क 2 तरह के होते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा और सिंगल इन्वर्टेड कोमा। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब आप कोई सेंटेंस किसी का कहते हैं ऐसा का ऐसा, तो फिर
उसमें कोई चेंज नहीं करना होता, उसको आप दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड कोमा से शो करते हैं। और सिंगल इन्वर्टेड कोमा ये भी कोटेशन मार्क ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास रेड पेन है, तो पेन कौन सा? रेड। तो रेड के अगर ऊपर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, इसका मतलब वो खास हो गया। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी मतलब आप लिंक बताना चाहते हैं, जैसे कि राम का भाई, तो राम्स ब्रदर, RAM अपोस्ट्रोफी S। नेक्स्ट है डैश और हाइफन। डैश ये लंबी लाइन होती है, हाइफन छोटी लाइन होती है। डैश का मतलब होता है कि आप कोई रेंज बता रहे हो 12 से 2, तो 12 लंबी लाइन 2। हाइफन ये लिंक बताता है दो वर्ड्स के बीच में, जैसे सन इन लो, तो सन छोटी लाइन, इन छोटी लाइन और लो, ऐसे। और नेक्स्ट अपना जो लास्ट का है इस चैप्टर का, वो है राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट ऐसे जो सिंपल बहुत ज्यादा काम में आते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट कि अगर मैं स्क्वायर बनाऊं, ऐसे स्क्वायर बनाऊं और बीच में से इसको तोड़ दूं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बन गया। तो जनरली ये मैथमेटिक्स में काम आते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट मैथमेटिक्स में काम आता है, लैंग्वेज में काम नहीं आता है। लेकिन जो राउंड ब्रैकेट है ये अपने लैंग्वेज में काम आता है, और इसका पर्पज जो होता है वो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं वहां गया, लेकिन वहां कहा? कॉलेज गया, तो ब्रैकेट में लिख दिया कॉलेज, तो मतलब स्पेशल हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि मैं कॉलेज गया। तो ये इजी से पंक्चुएशन मार्क है जो आपके सिलेबस में था। तो आई होप कि यू गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल। तो इसके आगे टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।